Let's talk between the lines. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज बात कर रहे हैं हम लोग नेपाल के बारे में क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है अभी और ये जिंजी रेवोल्यूशन कहा जा रहा है बहुत सारे मीडियाओं के तरफ से। तो इन चीज़ों के ऊपर आज देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट कि ये क्यों हुआ, क्या ये इंडिया के साथ भी हो सकता है और या कोशिश किया जा चुका है। और अभी अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है जो फॉरेन अफेयर्स को लेके या फॉरेन रिलेशन को लेके, हर एक देश एक दूसरे के साथ या एक देश पर्टिकुलर ग्रुप के साथ, तो वो देखने में समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, जिस तरीके से होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। इसमें नेपाल कहाँ से सम्मिलित है और क्यों है, ये सारे पॉइंट्स को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट बातें करते चलें। ठीक है, सबसे पहले जो स्टार्ट होता है कि नेपाल में ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ सोशल मीडिया ऐप्स जो कि नंबर में 26 के आसपास बताए जा रहे हैं, वो बैन कर दिए गए गवर्नमेंट के द्वारा। चलो, गवर्नमेंट ने अगर सोशल मीडिया ऐप बैन किया है तो उसके लिए एक रीज़न दिया कि भाई हमारे देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और नेशनल सिक्योरिटी बेसिकली, और ये सारी चीज़ें कि हम इसकी वजह से बंद कर रहे हैं। अब ये जो नेपाल में बंद किया गया, उसके पहले का अगर हम टाइमलाइन देखें, लाइक कोविड, ठीक है, तो कोविड के बाद से उसका भी इकोनॉमी थोड़ा नीचे गया है और ग्रो जैसे जिस तरीके से करना चाहिए था नहीं किया जापान ने, सॉरी नेपाल ने। और फिर सोशल मीडिया उन्हें एक जरिया देता है। अगर आपको याद हो तो जापान से नेपाल से अचानक से, माफ़ कीजिएगा बार बार जापान इसलिए आ रहा है क्योंकि जापान में अभी अभी ये चीज़ हुआ है, वहाँ के पीएम ने रिज़ाइन दिया और चीज़ें इसे भी उसी तरीके से यूएस के तरीके से मिला के देखा जा रहा है कि वहाँ से प्रॉब्लम हुई। इंटरनली भी कहा जा रहा था कि भाई तुम ये कैसे चलोगे, तो उसकी वजह से मतलब पूरी चीज़ें कहानी मैंने आपको बताई है, वो उसकी वजह से रिज़ाइन हुआ। ठीक है, ये ऊपर की कहानी है। अंदर से जो नेपाल में हो रहा है, अभी नेपाल की तरफ आते हैं। नेपाल में टिकटॉक आया, लोग फेमस हुए, पैसे आने लगे लोगों के पास, फिर यूट्यूबर्स आए, अलग अलग सोशल मीडिया यूज़ करने लगे, लोगों के पास एक जरिया हो गया पैसे कमाने का। तो उन्होंने देखा कि चलो ठीक है, अगर हमारा अभी जो इकोनॉमी और ढंग से नहीं चल रहा देश का, तो हम इस तरीके से कुछ अपना अर्निंग कर सकते हैं। अब उस पर अचानक से सारे के सारे ऐप बंद कर देना। इंडिया में भी एक टाइम पे ऐप्स बैन हुए थे, लेकिन ऐसे नहीं हुए थे कि सारे ऐप्स एक दिन बंद कर दो। ठीक है, हम टिकटॉक को अगर बैन करते हैं तो यूट्यूब हमारे साथ में चलता रहता है। इससे क्या होता है कि लोग जो टिकटॉक पे थे, वो अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम होता भी है तो यूट्यूब पे आके या और अलग सोशल मीडिया पे आके अपनी बात रखते हैं, फ्रस्ट्रेशन वहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन है, जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हुई। फिर धीरे धीरे जिस तरीके से प्रोवोक किया जाता है, और ये देखो जेनजी पॉपुलेशन है जो सड़कों पे उतरी है, तो इनका सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होता है। सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंडेंसी होने के बाद इनके पास अगर एक एज में अगर ये इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, नाम आ जाता है इनके पास, तो इनको वो चीज़ें चाहिए। आप उसका एक जरिया है जो बंद कर देते हो, और इससे बहुत सारे लोग इंस्पायर थे कि हम ये करेंगे, हमारा नाम होगा, ब्ला ब्ला, उसको बंद कर देते हो, तो फिर लोग सड़कों पे उतरते हैं। लोग जब सड़कों पे उतरते हैं तो लोगों का डिमांड होता है कि पहले तो बैन अनलिफ्ट करो सारे ऐप्स के ऊपर। दूसरा कि ये जो करप्शन है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट में ऐसा तो नहीं हो, गवर्नमेंट कहेगी कि सारे बंद कर दो, हम ये देखेंगे करेंगे, और जब प्रोटेस्ट करने आएंगे तो हम गोली चला देंगे, राइट? ये ऐसा नहीं हुआ। ये कुछ तो है जो बिना कोई कैलकुलेशन के, बिना कोई सोच समझ के ये चीज़ें परफॉर्म की गई। जब प्रोटेस्ट हुआ, जब भीड़ बढ़ी, तो शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया, जिसमें कुछ लोग अपने प्राण त्याग दिए और कुछ बहुत सारे लोग हताहत हैं, मतलब जख्मी हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख के अब जो लोग ऑलरेडी इन सब चीज़ों से परेशान थे, अगर उनके साथ एक और चीज़ होता है तो भीड़ ज़्यादा होगी, उग्र ज़्यादा होगी भीड़, और आगजनी, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, अब जाके उसके बाद का जो टाइमलाइन है वो ऐसा है कि वहाँ के जो आई थिंक होम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया, और रिजाइन देने करने के बाद आपको दिखा देता हूँ। रिजाइन करने के बाद फिर दोबारा बैन लिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा शूट एट साइट, लोगों पे गोलियां चलाना, फिर रिजाइन करवाना, और उसके बाद बैन हटा देना। तो ये कुछ दिनों की बात है, बहुत छोटा टाइम स्पैन है जिसमें ये सारी चीज़ें हुई है।
मैं आपको टाइम स्पैन की अगर बात कर रहा हूँ तो बता देता हूँ। लेट अगस्त 2025 में गवर्नमेंट 26 ऐप बैन करती है, जिसमें ऑनलाइन क्रिटिसिज्म वगैरह बढ़ने लगते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब 26 लोगों को 26 बैन करती है, फिर 15 सितंबर में 1 से 5 तारीख तक प्रोटेस्ट काठमांडू में शुरू होता है। यूथ ग्रुप ऑर्गेनाइज करता है ये सारे प्रोटेस्ट, जो बेसिकली जेनजी जनरेशन कहा जा रहा है। वो लोग क्या करते हैं कि सोशल मीडिया के यूज़ से ही वीपीएन यूज़ करके या फिर कुछ और तरीके से लोगों को इकट्ठा करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, और वो डिमांड करते हैं कि भाई जो भी बैन आपने लगाया उसको हटाओ गवर्नमेंट से। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करो जो करप्शन है इसके पीछे, जो भी लोग ऐसे ऐसे चीज़ें कर रहे हैं, जो करप्शन हो रहा है पूरे गवर्नमेंट में, उस पर इन्वेस्टिगेट करो। अब करप्शन के अगेंस्ट है। ठीक है, और जो ऑफिशियल्स इन चीज़ों के पीछे हैं उनको जिम्मेदार ठहराओ, उनके साथ जो होना चाहिए कानूनी कार्रवाई वो किया जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब एक देश है जहां पहली बात की वो देश डेमोक्रेटिक देश है। पहले वहाँ राजतंत्र था, फिर डेमोक्रेसी आई। तो डेमोक्रेसी में लोग अपना राइट टू एक्सप्रेशन होता है, अपनी बातें कहने का हक होता है, ये सारी चीज़ें उसको सरकार ने बैन कर दिया। अब जब बैन हुआ है तो ये सारी चीज़ें 1 से 5 सितंबर तक हुई कि प्रोटेस्ट बुलाया गया, डिमांड किया गया। यूथ के ग्रुप ने डिमांड किया सारी चीज़ें कि भाई ये करो, और हम प्रोटेस्ट लेके आए हैं। 7 से 8 सितंबर को अब ये प्रोटेस्ट जो है वो वायलेंट हो जाता है, या आगजनी वगैरह वगैरह शुरू हो जाता है। फिर पुलिस इसमें टीयर गैस, वाटर कैनन, ये सारी चीज़ें यूज़ करती है। फिर भी जब ये चीज़ें शांत नहीं होते दिखता तो फिर लाइव एमओ वो यूज़ किया जाता है, मतलब गोली चलाई जाती है। कुछ पार्लियामेंट मतलब प्रोटेस्ट जो है वो पार्लियामेंट में घुस के वहाँ अपना दहशत फैलाते हैं। जो गवर्नमेंट कह रही है कि दहशत फैला रहे थे, तो उस तरीके से दहशत फैलाती है, और उसमें इन सब चीज़ों के बीच में 19 के आसपास लोग मारे जाते हैं। उसमें 16 साल के कुछ बच्चे वो भी मारे जाते हैं। ठीक है, जब गोली चलाया जाता है, और 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं। अब ये सारी चीज़ें जब चल रही थी तब क्या होता है, 7-8 तारीख को ये होता है। उसके बाद 9 तारीख को क्या होता है, गवर्नमेंट बैन लिफ्ट कर देती है। ठीक है, तो अब देखा जाए तो 1 तारीख से बेसिकली ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है। बैन तो लेट अगस्त में कर दिया गया, तो भी 2-3 दिन पहले ही हुआ होगा, अगर एग्जैक्ट डेट तो नहीं मेरे पास है, तो 1-2 दिन पहले। ठीक है, और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, तब लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह जो स्टार्ट किया, और जो प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट होता है, और उसके बाद ये सारी कहानियाँ जो एक सीरियल वाइज चलता रहता है, उसमें फिर होम मिनिस्टर आके अपना रिज़ाइन देते हैं। 9 तारीख को बैन लिफ्ट किया जाता है, और उसके बाद क्या जो भी माफ़ी वाफ़ी मांगा जाता है कि भाई ये जो भी हुआ, और इन्वेस्टिगेशन होगा, जो भी लोग मारे गए हैं उनके लिए, या उनके जो भी चीज़ें हुई हैं, कैसे हुई, क्या हुई है, किसने मारा, ब्ला ब्ला, क्या गोली चला, किसने ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कराई, या जो भी इन्वेस्टिगेशन है प्रॉपरली एक जिस तरीके से प्रोटेस्ट का या दंगा का होना चाहिए वो करने की बात की जा रही है। अब पार्लियामेंट बिल्डिंग में जो हुआ है वहाँ से लोगों को बता दिया गया कि अब जाओ यहाँ से, अब ये हो चुका जो होना था, और गवर्नमेंट अब इसके ऊपर चीज़ें कर रही है। जो कल का टाइमलाइन है पूरा, वो है कुछ इस तरीके से कि ये मैंने आपको पूरा टाइमलाइन बता दिया है। अभी कल का है ये प्रोटेस्ट, कुछ ऐसा स्टार्ट हुआ, वाटर कैनन आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ से, और उसके बाद फिर वायलेंट होने लगा प्रोटेस्ट। गवर्नमेंट स्टैंड की आंसर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कहते हैं प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली एडमिनिस्ट्रेटर हैज डबल डाउन insisting the national sovereignty and dignity outweigh the backslash। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई हमें बैन करना है, और ये सब हमारे रीजन से, उसकी वजह से हम करेंगे। फिर यहाँ पे आता है वाई आर यंग पीपल लीडिंग द चार्ज की क्वेश्चन। अब इसके बारे में हम बात करेंगे, पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि ये क्या चीज़ें मैं कह रहा हूँ। उसके बाद आगजनी हुई, आगजनी के बाद चीज़ें थोड़ा डेडली जेंजी वाइट यू नीड टू नो अबाउट नेपाल, ये सारी चीज़ें आर्टिकल आने लगे। आर्टिकल आने के बाद जो मतलब बेसिकली जो पूरा एक टूल किट होता है किसी भी कंट्री के रिजीम चेंज में या अनरेस्ट फैलाने के लिए, वो स्टार्ट किया गया है। सेम एज बांग्लादेश, सेम एज सीरिया,
वहाँ भी स्टूडेंट से स्टार्ट कराया गया, सीरिया में भी आई थिंक यूनिवर्सिटी से स्टार्ट कराया गया था, बांग्लादेश से स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था, यहाँ जेनजी प्रोटेस्ट है। सेम पैटर्न, पहले हम बताएंगे आपको कि प्रॉब्लम कहाँ है, आपकी गवर्नमेंट क्या क्या दिक्कत कर रही है। अब उस चक्कर में अगर बैन कर देती है गवर्नमेंट, ऐप बैन कर देती है, तो उसके लिए स्टार्ट किया जाता है ये सारी चीज़ें। जब ये चीज़ें आती हैं तो जो यूथ है वो मोबालाइज होते हैं, मतलब आगजनी ये सब करते हैं, और फिर एक रिजिम चेंज की बात की जाती है। इंडिया में क्या ये सारी चीज़ें हुई है? ये 3 कंट्रीज़ में तो हुई है। क्या इंडिया में कोशिश किया गया है? हाँ, किया गया है, अलग अलग प्रोटेस्ट के थ्रू। ये चीज़ें हमारे यहाँ हो नहीं पाया, क्योंकि हमारे यहाँ ये थोड़ा सिस्टम अलग है इंटरनली। जिस तरीके से आप चाहते हो कि लोगों को अ, बता दो, उनके दिमाग में भर दो चीज़ों को, तो उसके लिए आपको ना बहुत अलग लेवल का एक बिल्डअप करना होगा। ये ऐसे नहीं हुआ कि अरे आपकी गवर्नमेंट है, ये है, वो है, जबकि गवर्नमेंट कम्युनिकेशन के ऊपर टेक्नोलॉजी यूज करके ये सारी चीज़ों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इकोसिस्टम जो है, जो पुराना देश का, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और इसमें बहुत हद तक गवर्नमेंट सफल भी हुई है। फार्म प्रोटेस्ट हो, अब यहाँ जैसे गोली चलाई गई है, क्या फार्म प्रोटेस्ट में चलाई गई? नहीं। जबकि उस समय कुछ कुछ बातें आई ऐसी कि हाँ हो गया, एम्बुलेंस रेडी थे बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर वगैरह पे, वहाँ पे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो ये चीज़ें बच गई। आप नहीं होते हुए भी अ, आपको याद होगा जो वहाँ हमारे लाल किले में घुस के और जो चीज़ें हुई थी दिल्ली में, राइट? उसके बावजूद कुछ नहीं होता है। सीए के टाइम पे लंबा प्रोटेस्ट चलता है, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। गवर्नमेंट चुपचाप उसको हैंडल करती है, और फिर जब कोविड आता है तो उन्हें हटा दिया जाता है। ये सारी चीज़ें हो रही थी। क्या अभी भी है ऐसा कुछ हो रहा है? जी, कोशिश है। अलग अलग मुद्दे बिछाए जा रहे हैं, बट सीन ये है कि मुद्दे बिछ नहीं पा रहे हैं जो मुद्दे होने चाहिए। अभी आपको मैं एक छोटा सा लेके चल दूं कि एक सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिखा है अभी के अभी, ठीक है? मैं दिखाता हूं आपको। सोनिया गांधी ने ये आर्टिकल लिखा है, ठीक है? इसके पीछे भी ये जिस चीज के बारे में बात कर रही है, इकोलॉजिकल डिजास्टर इन निकोबार, ठीक है? तो ग्रेटर निकोबार जो हमारा देश है, उसके नीचे जो बना हुआ है, वहां से मलाका स्ट्रेट वगैरह ऐसे निकलेगा, जापान के पास से होते, मतलब साउथ चाइना सी से लेते हुए इधर से रसिया से हम तेल लेके आएंगे मलाका स्ट्रेट से, और वहां पे हमें कुछ कुछ चीज़ें एडवांसमेंट करनी होगी, ठीक है? अगर ये चीज़ें हो रही हैं वहाँ करना जरूरी है, क्योंकि हमारा गेटवे एक तरफ से समझो, हमारा गेट है वो उस साइड से आने का, ठीक है? अगर वो आती है, वहाँ पे आता है, तो फिर वहाँ पे हमें एक होल्ड चाहिए, हमें एक ऐसा आप समझो कि नज़र रखने के लिए जगह चाहिए, तो वहाँ पे डेवलपमेंट जरूरी है। अब इस चीज़ के अगेंस्ट इकोलॉजी और ये सब चीज़ें डाल के एक काइंड ऑफ प्रोटेस्ट स्टार्ट होगा, ठीक है? इन चीज़ों को धीरे धीरे पुश किया जा रहा है, बट इससे लोगों को फर्क नहीं पड़ा, ये आम लोगों तक चीज़ें नहीं पहुंच पा रही। हाँ, जो कुछ लोग हैं जो कूदते हैं, कूद जाते हैं उन चीज़ों के बीच में कि नहीं नहीं ये तो होना ही चाहिए, लाइक एक्टिविस्ट काइंड, ठीक है? तो वो उनके लिए मुद्दा हो जाएगा, और वो कुछ चीज़ें हंड ऐसे करने की कोशिश करेंगे, प्रोटेस्ट वगैरह। देखते हैं इसमें क्या होता है। बट हाँ, हमारे यहाँ भी कोशिश की जा रही है अलग अलग मुद्दों के साथ, अलग अलग चीज़ें करा के, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। एक्सटर्नली में जैसे अमेरिका की तरफ से जो पुश हो रहा है, जिस तरीके के रोज रोज चीज़ें आ रही हैं, बातें आ रही हैं, तो वो एक्सटर्नली है। एक्सटर्नल फोर्स जो इस तरह के लोग हैं उनको सपोर्ट कराएगा, और उस सपोर्ट में ये जो भी चीज़ करना चाहते हैं उनको एक सफलता मिलते हुए दिखेगी, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पूरा नेपाल का स्टोरी कुछ ऐसा है, कंक्लूजन उसका मैं अगर आपको बता दूं लास्ट में, जो इम्पैक्ट होगा और बिगर पिक्चर है ये कि ये शॉर्ट टर्म बैन जो भी था, ये इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए इसका, और इसको देखना चाहिए। ये इंडिया के लिए इसलिए खतरनाक है क्योंकि सॉरी, नेपाल के लिए, इंडिया के लिए इसलिए खतरनाक है क्योंकि नेपाल एक पड़ोसी देश है हमारा, और वहाँ शांति होती थी, ठीक है? हमारा और नेपाल का एक अच्छा रिश्ता हुआ करता है, मतलब करता था, अभी भी है। और अभी अभी लेके लिपू लेख जो पास है वहाँ, उसको लेके थोड़ा सा केपी शर्मा ओली जो नेपाल के हैं, उनका एक आज से नहीं कुछ साल पहले से उन्होंने स्टार्ट किया है, और इसको चाइना भी इन्वॉल्व इसमें करना चाहते हैं कि चाइना भी इन्वॉल्व हो जाए। इन्होंने ये बातें उठाई थी अभी एससीओ मीट में, ठीक है, जिसमें चाइना ने उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया और मना कर दिया कि ये आप दोनों की बायलैटरल बात करके आप इसे सॉल्व करो, इसमें हम नहीं पढ़ सकते हैं। अभी जाके उनके यहाँ जो चीज़ें की गई हैं नेपाल में, जिस तरीके से हैंडल किया गया है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इससे दो देशों को, चाइना भी और इंडिया भी, दोनों को कुछ ना कुछ नुकसान किया जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है।
जैसे कश्मीर में एक बिना मतलब का प्रोटेस्ट किया गया, राइट? वहाँ पे उसका कोई सेंस नहीं बनता उस प्रोटेस्ट का। रिलीजियस चीज़ों को सामने रख के उसके बदले में एक हमारा जो नेशनल एम्बलम है उसको तोड़ा गया। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी होता हुआ, और इन चीज़ों के ऊपर हम लोग, आप मतलब चीज़ों को पढ़ो, देखो, समझो, और बचाना वैसे ही पड़ेगा देश को, क्योंकि नैरेटिव तो आते रहेंगे, नैरेटिव तो रोकना बहुत मुश्किल काम, नहीं रोक सकते आप। उसके लिए आपको फिर उस टाइप का होना पड़ेगा जैसे नॉर्थ कोरिया, कि ना तो कोई बाहर का न्यूज़ आ रहा है और ना यहाँ से कोई बाहर न्यूज़ जा रहा है। तो हम वो नहीं चाहते हैं। हम फ्रीडम अगर हमें चाहिए तो हमें समझदार समझदार बनना पड़ेगा, चीज़ों को पढ़नी पड़ेगी और समझना होगा कि खेल क्या है। अब मैं और बताऊंगा ये मलाका स्ट्रेट वाला जो मैं अभी निकाला था, सोनिया गांधी का जो आर्टिकल आया है अभी, और वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में। वो अभी जो देखा जा रहा है, राहुल गांधी जहाँ हैं, ये सारे एक डॉट कनेक्ट करता है। तो उस पर हम बात करेंगे कभी एक वीडियो में। देखते हैं अभी और डेवलपमेंट जो आता है नेपाल की तरफ से। नेपाल में नेक्स्ट क्या होगा, इंडिया किस तरीके से इस चीज़ों को हैंडल करेगा, क्योंकि इंडिया को भी हैंडल करना जरूरी है। एक बॉर्डर है जो जहाँ पे हमारा एक बिना पासपोर्ट का, बिना वीज़ा का एंट्री है, ठीक है, दोनों देशों में। वो यहाँ आ सकते हैं, वहाँ के लोग यहाँ के रहते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। हम वहाँ घूमने जाते हैं, वहाँ भी लोग जाते हैं। जो बिहार का बॉर्डर है और यूपी का बॉर्डर है, उधर बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो एक मतलब भारत और नेपाल में शादियां हो रखी है, ठीक है। तो इस टाइप से भी है कि चीज़ें इतना क्लोज है हमारे यहाँ। तो हाँ, उससे फ़र्क पड़ेगा इंडिया को, और इस पे इंडिया को भी ध्यान देना पड़ेगा, और ध्यान दे रही होगी गवर्नमेंट ऐसा। तो अगर देखो अभी इंडोनेशिया, श्रीलंका पहले हो चुका है, तो इंडोनेशिया, जापान, अभी फ़िलहाल म्यांमार में आपको स्टार्ट हो चुका है वो सारी चीज़ें, बलूचिस्तान में स्टार्ट हो चुका है, नेपाल प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है, बांग्लादेश, इंडिया के आसपास जितनी चीज़ें हैं वो थोड़ा उथल पुथल हो रही है। इंडिया को इसको होल्ड करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखिए, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।